हैं। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशियन कंट्रीज़ में इंडिया के तीसरे सबसे पावरफुल नेशन के तौर पर उभरने की। जी हाँ, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक पिछले कुछ साल में भारत ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उसने पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच ली हैं, चाहे इकॉनमी हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी या कल्चरल सॉफ्ट पावर। आज भारत की अगर बात करें तो एशिया की सबसे मजबूत उभरती हुई ताकत बनकर ये उभर कर सामने आया है। भारत का बढ़ता असर सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि दुनिया की पॉलिसीज, रीजनल रिलेशंस और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग पर भी साफ तौर पर नजर आता है। आज हम समझेंगे कि भारत ने मुकाम कैसे हासिल किया है और एशिया के नक्शे में भारत की बढ़ती हुई अहमियत का असल जो मतलब है वो क्या है, और इसी को हम गहराई से समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवाएं। हमारे साथ फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस की प्रोफेसर प्रतिभा वासन है, मैम वेलकम टू द स्टूडियो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के फॉर्मर प्रोफेसर सतेंद्र भाटिया जी हमारे साथ हैं। सतेंद्र जी वेलकम टू द स्टूडियो। और जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर शाहिद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम टू द स्टूडियो। तो पहला सवाल मैं प्रोफेसर शाहिद आप ही से जानती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि हम नंबर 3 की ताकत हो गए हैं। अगर एशिया में बात करें, इकोनॉमी में हम बात करें तो हम नंबर 4 पर हैं ही, और वहाँ पर भी हम नंबर 3 के लिए एकदम जाना चाहते हैं और उसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। लेकिन एशिया की बात करें, हमारे सराउंडिंग्स की, हमारे नेबरहुड की बात करें, यहाँ पर हमारी जो बढ़ती हुई ताकत है ये किस तरह का इंडिकेशन है? आदाब। एक्चुअली ये जो पावर इंडेक्स में जो इंडिया का पोजीशन 3rd आया है, ये एक हम इसको इस एतबार से देख सकते हैं कि एक इंडिकेट करता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है इस वक्त। हालांकि इंडिया का जो पोजीशन अब एशिया पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। इंडिया इज़ ए इमर्जिंग globally as a global power, not only in economic strength, rather उसको जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ है और दूसरे एरियाज़ में ग्लोबली रिकग्नाइज्ड किया जाता है, चाहे वो आपका यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ हों, चाहे वो WTO हो, चाहे IMF हो, वहाँ सब जगह एक वॉइस है इंडिया अपनी रेज करती है। हालांकि जो इस वक्त इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसमें कई बार डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस नहीं हो पाती है। जहाँ तक एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो ब्रॉडली नॉन फैक्ट है कि इंडिया 3rd मेजर पावर है। चाइना को हमने नंबर्स में चाइना हमसे सुपरसीड करता है, उसकी पोजीशन ये भी रिकग्नाइज फैक्ट है। जापान को हमने जो टेक ओवर किया है या उससे ज़्यादा हमारा सुपीरियरिटी हुई है, उसके सबसे बड़ा जो कारण है जो इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, जो इंडिया का जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। आज की जो बिल्कुल जो इन्वायरमेंट है जहाँ बहुत सारा रिस्क प्रोवेल करता है, बहुत सारा सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत सारा सप्लाई वैल्यू चेन डिस्टर्ब है, उसके बावजूद इंडिया ने जो पिछले लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा आया है उसमें 8.2% GDP ग्रोथ रेट है इंडिया, जो दुनिया में इस वक्त कोई कंट्री कल्पना नहीं कर सकता कि 8.2% रियल ग्रोथ रेट अटेन करना इस हालात में वो आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भी मेजर इकोनॉमी कोई पास में नहीं है इस वक्त जिसको हम ग्लोबल इकोनॉमी में कंपेयर करें कि जिसमें इस तरह का ग्रोथ रेट हो। और 2025-26 में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है इंडिया का वो 7% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और जो कि ईजिली हो भी जाएगा जो पिछले डेटा अब तक आए हैं उसके बिहाफ पर। तो 7% ग्रोथ रेट आना इकोनॉमी का, और ये सस्टेन्ड ग्रोथ रेट जो है कि ये
91 के बाद जो रिफॉर्म हुए हैं उस पाथ को हम कंटिन्यू ऑलमोस्ट 30 इयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। तो इंडिया की पोजीशन इमर्ज्ड हुई है और पिछले क्वार्टर में तो एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही है जीडीपी की। मिलिट्री पावर इंडिया की बढ़ी रही है और इंडिया का मिलिट्री ने ये पावर को रिकॉग्नाइज, अब जो लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ वो दुनिया ने देखा कि इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है और कितना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया है इंडिया ने। तो इन सब बातों से को ध्यान में रखते हुए इंडिया का थर्ड पोजीशन तो है और ये अब सबको पता होना चाहिए। और इंडिया की एक बड़ी खुशी की बात है कि ये सबके एक तरह से जो नॉन फैक्ट को पब्लिक डोमेन में वो आ गया है, इसलिए लॉवी इंस्टीट्यूट के लिए हम ये कहते हैं कि भाई उनको ने एक अच्छा पब्लिक को बताने का एक तरीका है। बाकी तो ये सब हमें पता था कि इंडिया की पोजीशन देखा जाए तो एक्चुअली हम लोग सेकंड हैं अब एशिया में, क्योंकि अब हम उस रैंक में कहते हैं यूएस एक्चुअली एशियन कंट्री तो है नहीं, हालांकि उसका इन्फ्लुएंस है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, वो सच है, लेकिन वो एशियन कंट्री नहीं है। चाइना एशियन कंट्री है, इंडिया एशियन कंट्री है, तो उस एतबार से तो हम सेकंड पोजीशन पे हैं, ना कि थर्ड पे। लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है, उनका एक मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से हम थर्ड हैं और अब मेजर इकोनॉमी मेजर पावर के एतबार से रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं वर्ल्ड में। तो इसके लिए सभी को जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, इंडियन रेजिडेंट और सारे सरकार और जो भी पॉलिसी मेकर हैं, उस सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबके एफर्ट को। बिल्कुल। प्रतिभा वासन जी, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ, एक तो ये इंडेक्सिंग बहुत पावरफुल है और जैसा जिसका जिक्र शाहिद सर ने भी किया कि ये हमें बताना तो चाहिए कि यस वेयर वी आर स्टैंडिंग, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं, हम उसको शायद जीते भी हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा जो भी पावर है, जहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, उसके बारे में और लोगों को भी जानकारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है हमें बताने की। तो हमें, अगर हम कहीं पर असर्ट कर रहे हैं तो हमें बताने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये जो जैसे पावर इंडेक्स में हम नंबर 3 पर हैं, ये जो इंडेक्सिंग है दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। किन किन फैक्टर्स को हम इसमें शामिल करते हैं? ये इंडेक्सिंग जो पूरा बनता है कि अगर हम नंबर 3 कहे जा रहे हैं इंक्लूडिंग यूएसए ऑल्सो, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर हमारे व्यूअर्स को आप बता पाएँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और कैसे ये होता है। देखिए, जो ये इंडेक्स है, ये जो जितने कंट्रीज़ हैं अभी तक, जैसे 2024 में था तो उन्होंने एक्सपैंड किया, पहले कम कंट्रीज़ थी, अब ज़्यादा कंट्रीज़ को उन्होंने इस इंडेक्सिंग में इंक्लूड किया। तो उसमें अभी आज की 2024 की रैंकिंग का अगर टॉपिक आप ले रहे हैं तो उसमें 27 कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ हैं। और ये कंट्रीज़ सिर्फ एशिया की प्रेजेंस वाली नहीं है। जैसे प्रोफेसर बोल रहे थे कि यूएस भी उसमें है, उस हिसाब से अगर उसको हटा दे तो हम सेकंड हो जाते हैं। तो यूएस इसलिए है क्योंकि इस इंडेक्स का जो पर्पस है, जो मतलब है, वो ये है कि ये इंडेक्स ये दर्शाता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें किसका इन्फ्लुएंस, किसकी पकड़ ज़्यादा है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि मतलब इसका इंडेक्स का ये है, इसीलिए यूएस इस रैंकिंग में आ जाता है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस, हालांकि वो रीजनल उसकी प्रेजेंस नहीं है, जोग्राफिकल प्रेजेंस यहाँ नहीं है एशिया में, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें जब हम 3 हो जाते हैं, यूएस और चाइना आज की डेट में, हालांकि हम थर्ड हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पोजिट स्कोर देखें यूएस और चाइना का, तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा गैप है अभी भी। पर ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कि हम 3 तक पहुँचे हैं। और ये ज़रूरी है बताना, जैसे आप भी बोल रही हैं, सर भी बोल रहे थे, बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने को असर्ट कर रहे हैं ग्लोबली, ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि इसके इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं, इसके कई सारे देश को फ़ायदे होते हैं। तो जैसे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उसमें हम चाहते हैं हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो, तो हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं। कई बार बोला जाता है सरकार उस चीज़ पे चेस्ट थम्पिंग कर रही है। ये सब इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बाहर के जो लोग हैं, जो देश से बाहर के निवेशक हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इन रैंकिंग्स को, यही एक ज़रिया है जानने का कि आपकी कंट्री के साथ वो किस तरह के रिश्ते बनाएं, चाहे वो ट्रेड के हों, मिलिट्री के हों, कल्चरल हों, या कल को आप देख रही हैं आज की डेट में इतने सारे मसले चल रहे हैं कि उसमें किस पोलराइजेशन हो रहा है, इस कंट्री का साथ देना है, नहीं देना है, कई सारे थ्रेट्स हैं। तो उसमें फ़ैसले लेने में, डिप्लोमेसी में, ये सारे रैंकिंग्स जो हैं
ये दूसरे देशों को या बाहरी लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आप हमारे कंट्री के साथ किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं एपीआई की, जो एशिया पावर इंडेक्स है। अब इसका मैंने जैसे बताया मतलब ये है, इस इंडेक्स का ये 0 से लेके 100 तक का स्कोरिंग देता है। तो एक कंपोजिट स्कोर आती है जो 0 से 100 का रेंज है उसमें। तो जितना कम आपका स्कोर है उतना लेस पावर आप एग्जर्ट करते हैं इस पूरे रीजन में, एशिया पैसिफिक में, और जितना हाई स्कोर है उतना आप ज़्यादा आपके पास पावर है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो ये एक मल्टी डायमेंशनल है। ये किसी एक जरिए को पकड़ के या किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ के रैंकिंग नहीं दी जाती है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें आपका इकोनॉमिक डायमेंशन है, इसमें आपका मिलिट्री माइट है, इसमें आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस है, इसमें आपका फ्यूचर भी है। तो एक अच्छी बात यह है कि 2-3 अच्छी बातें इस इंडेक्स की। एक तो ये है कि ये कई सारे एस्पेक्ट्स पे होता है, इकोनॉमी से लेके, मिलिट्री से लेके, कल्चर से लेके। दूसरी अच्छी इसमें बात यह है कि ये सिर्फ पास्ट का या करंट नहीं देखता है कि अभी आपके पास मिलिट्री माइट कितना है, पावर कितना है, या इकोनॉमी आपकी अभी कैसी है। वो ये भी देखता है कि फ्यूचर में आप कैसे होने वाले हैं। तो एक अच्छी बात है कि फॉरवर्ड लुकिंग भी है ये। तो इन सबको मिला करके वो एक स्कोरिंग करते हैं। तो करीब करीब 130 से ज़्यादा इनके पास आइटम्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इकोनॉमी, मिलिट्री, कल्चर, मैन पावर, वर्कफोर्स, इन सब को मिलाकर के 130 से ज़्यादा इनके पास आइटम्स होते हैं जिसके ऊपर ये आपको नंबर देते हैं। उन सारे 130 को अगर आप कैटेगराइज करना चाहें तो 8 कैटेगरी में आ जाती हैं, और उन 8 कैटेगरी को ये अलग अलग वेट असाइन करते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी की अलग इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए जैसे मिलिट्री या इकोनॉमी है तो उसको वो ज़्यादा वेट देते हैं। मेरे ख्याल से 35% से ज़्यादा वेट मिलिट्री और इकोनॉमी को ही मिल जाता है, 17-18 के आसपास दोनों को। और तो इसको ज़्यादा वेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी रीजन में ज़्यादा पावर उसी के पास है जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ये तो पुराने युगों से चलता आ रहा है। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है। तो इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, इसी की वजह से आज हमारे पास इतना नेगोशिएटिंग पावर जो आज हमारे पास होती है, उसका एक मेजर रीज़न हमारा पॉपुलेशन है, हमारा मार्केट है। तो हम सबको पता है कि इकोनॉमी जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, उसका रीजनल इन्फ्लुएंस अपने आसपास के जो देश हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसका वेट ज़्यादा है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, डेमोग्राफी है, उन सब का वेट थोड़ा कम है। तो ये जो इंडेक्स है ये सब पे आपको 0 से 100 के बीच स्कोर देता है, और फिर कुल स्कोर कैलकुलेट करता है जिसमें मिलिट्री और इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा वेट है, बाकियों के थोड़े कम वेट्स हैं। तो ओवरऑल आपको 0 से 100 में वेट मिलता है। तो और इसका मतलब ये भी है कि मतलब डिफेंस और इकोनॉमी जो है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बाकी भी जो जितने भी वहाँ पर स्कोर हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर भी हम अच्छा कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। आपसे जो मैं प्रोफेसर सत्येंद्र भाटिया जी जानना चाहती हूँ वो ये कि जैसे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और मैम ने जिसका जिक्र किया कि इकोनॉमी और डिफेंस जो है वो बड़े स्टेक होल्डर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें, और हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सब चीज़ें, और जितना कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, और हम जो कि इम्पोर्टर हुआ करते थे एक्सपोर्टर हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिनको लेकर के हम एकदम ये कह सकते हैं कि यस थम्स आर अप। बट मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ, जैसे इन बिटवीन हमने टैरिफ को भी देखा, हमने डिफरेंट और एस्पेक्ट्स को भी देखा, बावजूद उसके भी इफ़ देयर इज़ एन इंडिकेशन कि हम ग्रो कर रहे हैं, ये किस तरह की हमारी ताकत को, यानी इंडियन जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाता है। और न सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन की हम बात करें, या जैसा शाहिद सर ने कहा कि हमें ग्लोबली देखना चाहिए, तो ये किस तरह का इंडिकेशन है हमारा नंबर 3 पर होना? तो नंबर 3 पर हम आए हैं, तो जीडीपी डेफिनेटली, इसका मतलब जीडीपी से देखा जाता है। तो जीडीपी का अगर हम ब्रेकअप करें तो उसमें जैसे हम बोलते हैं एक एस्पेक्ट कंजम्पशन होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट विद गवर्नमेंट, और लास्ट होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इंडिया ने तरक्की इन चारों सेगमेंट्स में करी है। आगे हम बोलते थे कि इंडिया एक सिर्फ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, तो उसकी कंजम्पशन ऊपर जाएगी तो जीडीपी ऊपर जाएगी। बट आजकल आप देखिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिस तरह अब बन रहे हैं वो कभी भी पीछे नहीं बने उस विस्तार से और उस क्वालिटी के और उस डेप्थ के। ऑलराइट, एंड सिमिलरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो है ही, बट दिस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इसको बहुत फिलिप हुआ है।
हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ता ही जा रहा है फ्रॉम वन ईयर टू द अदर, और ये एक्सपोर्ट है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। सर्विसेज का ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो फोकस अब आया है कि हमें सिर्फ हमारी मार्केट है बहुत बड़ी हो सकती है, हमारा पॉपुलेशन बड़ा है, हमारा कंजम्पशन बड़ा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम विश्व के मार्केट को छोड़ देंगे। विश्व के मार्केट को डेफिनेटली हमारी कंपनियां और विस्तार से देख रही हैं, और ये सिर्फ सर्विसेज कंपनीज नहीं हैं। जैसे हमें आईटी का हमें पता ही है कि हमारी आईटी कंपनीज एक बहुत बड़ा नाम कमा चुकी हैं और अभी तक कमा रही हैं, लेकिन उनका भी फोकस एक तरह कॉन्सेंट्रेटेड था। जैसे यूएस या यूरोप, ये दो मेजर मार्केट्स हमारी एक्सपोर्टर्स की रही हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे वो गुड्स बेच रहे हैं चाहे वो सर्विसेज बेच रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है। बाकी देशों में ज़रूर हमारा माल जाता, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, जाता है, लेकिन ये दो जो रीजन्स हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जैसे हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट हमने देखा कि थोड़ा बदल रहा है, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट की वजह से हो, चाहे कोई कहीं और वॉर हो, तो ये कुछ घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स को अब पता है कि सिर्फ यूएस मार्केट या सिर्फ यूरोपियन मार्केट हमें नहीं देखनी, हमें दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट करना है। तो हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज फॉर एग्जांपल, उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, पर्टिकुलरली यूरोपियन, वो यूरोप में नहीं थे, वो यूएस में थे, लेकिन अब साउथ ईस्ट एशिया में भी जाते हैं, और इवन सेंट्रल एशिया में हमारे इवन अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज अब जा रही हैं। तो हम सिर्फ अब आईटी सर्विसेज नहीं दे रहे, इवन बिजनेस सर्विसेज, सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक बहुत बड़ा बोलबाला हो गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे देश में काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही हैं। तो फिनटेक जो सेक्टर है वो भी बहुत तरक्की उसने करी है। हमें सबको पता है यूपीआई का सक्सेस, बट यूपीआई के सक्सेस के साथ साथ हम देखते हैं कि फिनटेक और भी नए नए एरियाज में जा रहे हैं। तो लेंडिंग तो था ही, लेकिन अब वेल्थ मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा एरिया हो गया है जिसमें अब इंडिया जा रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है ये सर्विसेज। सिमिलरली कंसल्टेंसी सर्विसेज वो भी आ गई हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। एक तो है मोमेंटम बना हुआ है, लोगों का हौसला बना हुआ है। जब हम सक्सेस देखते हैं तो सक्सेस ही एक मोटिवेटर हमारे लिए हो जाती है। सरकार भी बहुत सारा इंसेंटिव दे रही है, जैसे सरकार का है एक स्कीम, हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो वो है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे देश में हो सके उसमें फॉरेन कंपनीज भी भाग ले रही हैं। तो चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो एंड सो मेनी अदर कंपनीज, उनको सबको एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलता है कि अगर हम भारत में प्रोडक्शन करेंगे और भारत से ही निर्यात करेंगे तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जाता है। सो सरकार की पॉलिसीज़ हैं जो बढ़ावा दे रही हैं मैन्युफैक्चरिंग को। अभी फ़िलहाल आपने देखा लेबर रिफॉर्म्स भी हुए थे, ताकि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को नहीं, द लेबर ऑल्सो, उसको भी अच्छा जो भी ग्रोथ हो रही है उसकी भी जो सैलरी और बाकी जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी इम्प्रूव हों। तो ओवरऑल रिफॉर्म्स भी अच्छे हैं और हमारा जो नज़रिया है वो भी ग्लोबल होता जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बढ़ रहे हैं। जो बाहर घटनाएं हो रही हैं उनका असर इसलिए कम हो रहा है। ओके, तो सर जो मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ प्रोफेसर शाही जी, वो ये कि क्योंकि 2047 का हमारे पास एक टारगेट भी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है। वो चाहे हमारा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, शिपिंग को लेकर हो, रेलवेज़ को लेकर हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम एकदम जिसको कहना चाहिए कि हम बिल्कुल
अपनी तरफ से मतलब जिसमें हमारी जो सरकार है उसका भी एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अलावा उसके जिस इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये दोनों जो आइज़ हैं वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ हम कहाँ पर हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी इस तरह की इंडेक्सिंग में लगातार हमारे बढ़ते हुए कदमों को लेकर अगर बात करें तो। देखिए, ये सबको पता लगना चाहिए कि इंडिया से किस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में आपको अनइक्वल्स में कभी भी डीलिंग सही नहीं होती है। अगर आप का लेवल हाई है तो आपके साथ उसी तरह की डीलिंग होगी। ये देखा गया है कि चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो भी हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हुआ, चाहे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनी या डीलिंग हुई डिप्लोमेटिक, उनमें जब तक आप वीक हैं, आपकी बात कम सुनते हैं, ये सिंपैथेटिक ग्राउंड्स में नैरेटिव्स ग्लोबली बहुत सारे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप पावरफुल नहीं हैं इकोनॉमिकली, मिलिटरली, कल्चरली, ऑल आस्पेक्ट इंक्लूसिवली, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ को विजिबल नहीं लाएंगे सामने, तब तक आपका नेगोशिएशन और डीलिंग डिफरेंट होगी। तो ये एक इंडेक्स है जो ये बता रहा है कि इंडिया अब मेजर पावर है। अब आप उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, आपको उसको हर ग्लोबल इनिशिएटिव में उसको रिस्पेक्टेबल पार्टनर बनाना होगा। कोई भी ग्लोबल पॉलिसी डोमेन में आप बिना इंडिया को साइड करे बिना करके आप कोई ग्लोबल इनिशिएटिव या एशिया बेस्ड इनिशिएटिव लेते हैं तो वो कारगर नहीं होगा। इसलिए इंडिया को आप साथ लेके चलना होगा। अब जहाँ तक है कि भाई 2047 का हमारा जो टारगेट है और ये इंडेक्स है, ये हमारा ये एक लाइन है कि हम उस लाइन में बढ़ रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स अपना आप में बहुत सारी डायमेंशंस को कैप्चर करता है। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, 8 इसके सब थीम हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सब थीम्स पर सभी में हमें प्रोग्रेस करना होगा, होलिस्टिक। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ये सही है कि एक जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है उसका जो इसमें वेटेज है वो 17.5% है, वो मैक्सिमम वेटेज है। उसके बाद मिलिट्री कैपेबिलिटी का भी ऑलमोस्ट उतना ही 17.5% है। बाकी और चीज़ों का जो वेटेज है वो कम है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना हमें 2047 का गोल के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा इस वक्त जो पॉलिसी स्पेस है और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम कुछ पैरामीटर्स को देखें कि इंडिया का जो सबसे इजी पैरामीटर होता है वो होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन क्या है। फिस्कल डेफिसिट हमारा ब्रॉडली रेंज में है और इस साल जैसे टारगेट है 4.4%, तो वो अटेन करने का कोशिश हो रही है कि ये अटेन किया जाए। दूसरा हम देखें एक्सटर्नल स्टेबिलिटी देखें तो हमारे पास रीजनेबल जो है 688 बिलियन के आसपास हमारे पास फॉरेन रिजर्व हैं। 11 मंथ का हमारे पास वी कैन फंड आवर इंपोर्ट्स। तो हमारे पास एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है जिसको कहते हैं, इस इंडेक्स में उसको रेजिलियंस से कैप्चर करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट लोएस्ट है 0.25%, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो ईयर ऑन ईयर 0.25% आई है, जो कि हालांकि उसको थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, बहुत लो हो गई है। तो इन्फ्लेशन रेट विद इन रेंज है, आपका फॉरेन रिजर्व्स सफिशेंट है, आपका ग्रोथ रेट सस्टेन कर रहा है। एफडीआई इनफ्लोज, अब दुनिया में यूएस के बाद सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो ग्लोबली वो इंडिया में हो रहे हैं। यानी हम चाइना को सुपरसीड कर चुके हैं इस बारे में कि हमारा एफडीआई लोगों को, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए मैक्सिमम जो अट्रैक्शन है वो इस वक्त यूएस के बाद इंडिया है। यानी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नेशन है। और ये हमें बताता है कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स कि हमारे लोकल इन्वेस्टर ही नहीं, हमारे जो एक्सटर्नल एमएनसीज हैं, इन्वेस्टर्स है, उनको इंडियन इकोनॉमी में ट्रस्ट है कि इंडियन इकोनॉमी में सस्टेनेबिलिटी है। इंडियन इकोनॉमी में दूसरा हमारे यहाँ
पीस है, इस सेंस दैट कि कोई बहुत रेजीम कन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, जैसे आपका नेपाल में देखा या इधर बांग्लादेश में देखा या श्रीलंका में देखा, या एक सेटअप है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बहुत जो हमारे फंडामेंटल ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, इस वक्त वो एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इस ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही अटेंड कर लिया है, बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी वीकनेसेस भी हैं, लेकिन जो पाथ है वो इस वक्त सही है। हमें बहुत सारे, जैसे अब आप हमारा इस इंडेक्स में फ्यूचर रिसोर्सेस एक पैरामीटर होता है, तब फ्यूचर रिसोर्सेस में डेमोग्राफिक जो कंपोनेंट है वो सबसे क्रिटिकल है। अब डेमोग्राफी का मतलब है यूथ, शेयर ऑफ यूथ, जो इंडिया में जैसे अप टू 35 ईयर्स एज जो है 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर है। अब आपने 65% पॉपुलेशन बिलो 35 ईयर से यंग है। अब आपको उन लोगों को पहले स्किलिंग करना, उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, उनको ग्लोबल डिमांड के हिसाब से तैयार करना, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब प्लानिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम इनको राइटली, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड्स जो हमारे पास अगले डिकेड में हैं, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स इंडिया ले पाते हैं अप्रोप्रिएटली, तो इंडिया को हम अगली बार कुछ, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर और फ्यू ईयर्स लेटर हम ग्लोबल पावर इंडेक्स में अपनी पोजीशन डिस्कस कर रहे होंगे, ना कि हम एशिया पावर इंडेक्स में। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो हम राइट पॉलिसीज एंड राइट्स इंटरवेंशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को लेना है, उसके लिए हमें एजुकेशन को ख़ास तौर से एम्फेसाइज करना है, उसको इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना है। तो हम 2047 ईजिली अटेनेबल है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और अभी हम देखेंगे कि 2027 और 2028 को हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन ये हम होंगे एग्रीगेट मैक्रो सेंस में, हमें पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है, वो हम 2047 और उस तक हो पाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत सारे पॉलिसी, जो हमारा सोशल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सोशल सेक्टर बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो ज़रूरी है आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। आपके अगर आपका यंग चाइल्ड अगर वो आर्मी में है और वो डिफेंस में फाइट कर रहा है, तो उसके बच्चों को पता है कि हमारे पेरेंट्स के पास सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ की व्यवस्था है, डिफेंस, तो ये सब चीज़ें स्ट्रेंथ करते हुए हॉलिस्टिकली हमें इंटरवेंशन करना है। तो हमें ग्लोबल पावर बनने के लिए, एशिया में तो हम हैं, वो सिर्फ रिवील हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और प्रतिभा वासन जी, जो मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ वो ये कि देखिए, क्योंकि एजुकेशन और बाकी सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, NEP भी हमने लागू किया है, अलावा इसके मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और इस इंडेक्सिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या स्टेक रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं और बाकी सब चीज़ें हैं उनका इंटरवेंशन या उनका इम्पोर्टेंस कितना रहता है। अलावा उसके, क्योंकि हम एक मार्केट के तौर पर अभी तक देखे जाते रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्टर के तौर पर, इन्फ्लुएंसर के तौर पर, बाकी और सब चीज़ें जिस तरीके से हम अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है एज ए नेशन हमारे लिए? इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। अब इंडस्ट्री की अगर आप बात कर रही हैं या बिजनेसेस की हम जब बात कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करेगा हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर के लिए। और तो इसके लिए जितने भी रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो हमने और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया हमने शुरू किया, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ जाने का जो भी सरकार ने योजनाएं वो लेकर आई है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं तो मुश्किल है, क्योंकि आपको जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, कब कहाँ से इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाए, कब टैरिफ्स बढ़ा दिए जाएं, कब ये सारी चीज़ें हो जाएं, वो एक चीज़ है। दूसरा है, दुनिया मुझे लगता है हमें इस तरह से भी देख रही है कि कोई चाहेगा नहीं कि आप कोई मुल्क इतना सेल्फ रिलायंट हो जाए, क्योंकि सबका व्यापार जो है वो तभी चलता है जब उनके एक्सपोर्ट्स हों। तो इनका एक्सपोर्ट्स का मतलब है वो तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान जो है या इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता रहे।
तो ये एक और आपको ट्रेड टाइज भी ज़रूरी होती है, आपको चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो या किसी भी बिजनेस सेक्टर में, ट्रेड टाइज से आपको डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर बढ़ती है। तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आपके जो ट्रेड टाइज है इन द सेंस कि उनका आप में आपके मार्केट में एक इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप में निवेश किया है, तो उसकी मदद आपको आपकी इन्फ्लुएंस में भी मिलती है, क्योंकि आप कोई भी मेजर फैसला लेते हैं जो ग्लोबल लेवल पे डिसीजन लेते हैं, तो जिन लोगों ने भी आपके मार्केट में निवेश किया है, जिनका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपके मार्केट में, वो आपके साथ खड़े होने पे मजबूर होते हैं। तो ये फ़ायदे हो जाते हैं जब आप टाइज़ करते हैं, या ये कुछ ट्रेड टाइज़ के आपके फ़ायदे हो जाते हैं। सेल्फ रिलायंट ऑन द अदर हैंड आपको अपने से एक इंडिपेंडेंस, आपको एक असर्टिव फोर्स बनाती है। तो जो अभी देश है वो दोनों ही उस पर काम कर रहा है। एक तरफ सेल्फ रिलायंस की तरफ काम कर रहा है, जिसमें हम अपने बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तरफ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी रिफॉर्म्स की। जैसे अभी मैडम ने मेंशन किया कि हम लेबर लॉज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम जो चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वेज क्या होता है, या जो लोअर तबका का लेबर है उसको हम फॉर्मल सेक्टर में ला रहे हैं, उसके लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मैंडेट कर रहे हैं। उसी तरीके से और भी कई सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ काम कर रहे हैं। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे सर बता रहे थे कि हमारा अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहे ओवरऑल 3rd पे पहुंच जाएं, या अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd पे पहुंच जाएं, जहाँ पे भी हम पहुँचे, वो एक मैक्रो इंडिकेटर है। वो इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाता है कि हम अर्बन में जो डेवलपमेंट है वो रूरल एरिया में अभी भी नहीं है। तो वो वाला जो एंगल है वो आपको ये रैंकिंग्स कैप्चर नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको सस्टेन ग्रोथ दिखाना है तो उसके लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रीच बना रहे हैं, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचेंगी बिजनेसेस वहाँ नहीं जाएंगे। तो उस तरफ काम ज़रूर हो रहा है, उस काम को और तेज़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो छोटे छोटे गाँव से लेके सब इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक ये हम सस्टेन कर नहीं पाएंगे। तो इस तरफ से इंडस्ट्रीज, रिफॉर्म्स, प्रोडक्शन और वर्कफोर्स, सबसे बड़ा जो मैं देखती हूँ वर्कफोर्स की, और हम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे कि यूथ हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, और चाइना के अगेंस्ट तो सबसे बड़ा है, क्योंकि उनकी एक एजिंग पॉपुलेशन है और हमारी एक पॉपुलेशन जो जैसा सर ने बताया 35 साल से कम के लोग हैं। लेकिन यही लोग अगर प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं हुए, ट्रेन नहीं हुए, स्किल नहीं हुए, तो ये सिविल राइट्स भी कर सकते हैं, और यही अगर प्रॉपरली इन्फॉर्म हुए, ट्रेंड हुए, तो फिर ये आपकी इकोनॉमी को अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है यही यूथ, और इसको सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जब एआई आ रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया। हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो आउटसोर्सिंग होती थी सर्विसेज की, जैसे आप कॉल सेंटर्स कह लीजिए, बहुत एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करते थे, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ वो आउटसोर्स करती थी। अब एआई वगैरह के आने से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चली जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं देखती हूँ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी नौकरियाँ जो अभी इंडिया में बाहर की कंपनीज आउटसोर्स करती थी, एमएनसीज, वो अब नहीं रहेंगी। तो ये सारे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको टाइमली एड्रेस नहीं किया तो फिर असर पड़ेगा। बट फिर हम उसी सेल्फ रिलायंट की भी बात कर रहे हैं कि वो भी ज़रूरी है। आपसे जो मैं सतेंद्र जी जानना चाहती हूँ मैम, वो ये कि मैं आज जब आ रही थी उस समय भी रेडियो पर एक जेनजी को लेकर बात हो रही थी कि जेनजी कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है अपने वर्क कल्चर को लेकर, और जो हिरार्की है उसको फॉलो नहीं करना चाहता है। बट उसी में जो बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग थे उनका ये कहना था कि हाँ, हम उस हिरार्की को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बट हमारे पास अपनी स्किल है, हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हमें सब कुछ पता है, और हम क्योंकि सेल्फ रिलायंट नेशन के एक तरीके से नए यंग जनरेशन है, तो हम अपना स्टार्टअप्स और बाकी सब चीज़ें हम करना चाहते हैं, जिसको कि हमने अच्छे से देखा भी है, यूनिकॉर्न बनते हुए भी हम देख रहे हैं। तो ये जो चैनलाइज एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, चैनलाइज्ड यंग पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो स्किल्ड फोर्स हो सकती है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो वो हम उनको एक राइट ट्रैक दे पाएँ, और इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि येस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं से नॉट ओनली कि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है सभी को जो भी बिजनेस करता है, बट नौकरियां भी वहाँ से मिलती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरियां आनी हैं,
और ये जो नए स्टार्टअप्स की बात कर रहे हो, वो नए नए जो जैसे आपने बताया कि चाहे एआई हो, चाहे कोई और भी नया फील्ड हो, तो इनफैक्ट एआई तो अब हर फील्ड के अंदर डाला जा रहा है। तो डेफिनेटली हमें ऐसे नए नए एंटरप्राइजेस चाहिए जो कि जैसे मैंने कहा सिर्फ भारत के लिए नहीं चीज़ें बनाएं, लेकिन इवन ग्लोबल मार्केट के लिए बना रहे हैं। तो जैसे मैंने सर्विसेज की भी बात करी थी, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज हुई, लीगल सर्विसेज हुई, फाइनेंशियल सर्विसेज। आज जो उत्पादन हो रहा है इंडिया, वो सिर्फ इंडिया के रिक्वायरमेंट्स देखकर नहीं हो रहा। हमारे अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल क्रोएशिया, एस्टोनिया, इन देशों के लिए भी अकाउंटिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सरकार की तरफ से काफ़ी ये स्कीम्स हैं जो कि मोटिवेट करती हैं, जो कि असिस्टेंस देती हैं। लेकिन हमने अपने स्टार्टअप्स की सक्सेस भी देखी है। जैसे मैंने फिनटेक सेक्टर में कहा था, तो आज देखिए फ़ोन पे फॉर एग्जांपल, फ़ोन पे एक बहुत एग्जाम्पल बन गया है सभी को कि डिस्पाइट जितनी भी चैलेंजेस हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो कैसे वो आगे बढ़े हैं। और अब तो उन्होंने एआई भी इंक्लूड कर लिया है अपने सर्विसेज में। तो फ़ोन पे का सक्सेस देखकर और बाकी फिनटेक्स का सक्सेस देखकर तो सभी को, जैसे मैंने कहा, एक मोमेंटम, एक सबके लिए लेसन हो सकता है कि एक कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और हमारी सरकार भी जो इंसेंटिव्स देती हैं तो देते ही हैं, बट देखिए अगर अब भारत एक आईपीओ सेंटर भी बन गया है, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, वो सब भारत में आकर ही पैसा रेज कर रहे हैं। पीछे ह्यूंडई था, तो सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं रेज कर रही इंडिया में, वो जो फॉरेन कंपनीज हैं पैसा वो भी यहाँ से रेज कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत की स्टॉक मार्केट अच्छा वैल्यूएशन दे रही है, तो भारत में ही पैसा लिया जाना चाहिए। तो ये जो हमारी स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ है, जो वैल्यूएशन कंपनीज को मिल रही है उनके अर्निंग्स के ऊपर, वो भी दर्शाता है कि ये भारत कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो अर्निंग्स भी पॉसिबल हैं और उनकी वैल्यूएशंस भी अच्छी मिलती हैं। तो आईपीओ में हमारा भारत एक स्टैंड आउट हुआ है कि आगे नहीं सब लंदन एंड सिंगापुर एंड बाकी नेशंस में जाकर कैपिटल रेज करते थे, आज वो भारत में आकर रेज कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिमिलरली हमारी सरकार ने मर्जर्स में बहुत छूट दी है। आगे सिर्फ फॉरेन कंपनीज आती थी और इंडियन कंपनीज को अक्वायर करती थी और वहाँ से हमें टेक्नोलॉजी मिलती थी, लेकिन आज भारत की सरकार आउटबाउंड मर्जर्स भी बहुत आसानी से अलाउ कर रही है। तो हमने देखा जैसे रिलायंस, उन्होंने इंग्लैंड की टॉय कंपनी, उनको अक्वायर किया। पहले हमारी टाटा स्टील ने कोरस, वो तो बहुत साल पहले किया था, लेकिन ये चलता जा रहा है। तो यहाँ से भी हमें भारत की स्ट्रेंथ पता चलता है। जैसे इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज को अक्वायर करती हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी इंडियन कंपनीज में। और उसके एक्विजिशन के बाद हमने देखा है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जैसे टाटाज अगेन उन्होंने जागुआर लैंड रोवर को लिया था, जो कि जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी जब उन्होंने लिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। तो स्टार्टअप इंडिया तो है अच्छा। इवन एग्जिस्टिंग, जैसे मैंने कहा, बड़ी कंपनीज वो भी नए नए एरियाज़ में जा रही हैं, बिकॉज अब स्ट्रेंथ है हमारी इंडियन इंडस्ट्री में, पैसा भी है, रेगुलेशंस भी स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में। हमारा जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, आरबीआई, सेबी, वो सारे जितने भी रेगुलेशंस लिए जाते हैं, जो मॉनिटरिंग होती है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है, उससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है कि यहाँ पर रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
और बिल्कुल। ऐसे ही तरक्की करता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन शाहिद जी, मैं यंग पॉपुलेशन की बात मैं फिर से करना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग कि जैसे जापान को अगर हम जापान को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक जो फंडामेंटल कारण दिया जाता है वो यही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजेड है। सिमिलरली चाइना के बारे में भी आपने जिक्र किया कि वहाँ की भी जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन नहीं है। तो हमारा ये एसेट तो है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ क्या दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम हमारी जो ग्रोथ और बाकी सब चीज़ें हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग में तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो जनरेशन है ये अभी जो 35 है ये भी फिर एजिंग की तरफ जाएगी, और अभी जो सोशल सिनेरियो चेंजेस हो रहे हैं वो सब भी हमारे सामने है। तो हमारा जो होल्ड है, अभी तो हम ग्रोथ की तरफ हैं और फिर वो हमारा होल्ड रहे लंबे वक्त तक, उसको लेकर किस तरह के इंडिकेशंस आप बता सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा जो ग्रोथ रेट है और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड पे डिपेंड करता है। ये एक एस्पेक्ट है जो मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस डिकेड में, और कहिए कि 2 डिकेड में अगर हम रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि हमारा मीडियन एज जो है वो 28.8 है और चाइना का जो मीडियम एज है वो 37 या 38 के आसपास है और जापान का 48 है। तो उस हिसाब से हमारा मुझे लगता है कि अगले 2 डिकेड तक हम रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड हैं जहाँ तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है। ये एक पैरामीटर है, ये क्रिटिकल है, लेकिन ये ग्रोथ में सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसको हम लेबर फोर्स वाला एस्पेक्ट है। और बाकी तो बहुत सारे एस्पेक्ट है। हमें जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, आपके हमें जो स्किलिंग करनी है एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स की, और हमें टेक्नोलॉजी जो ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो ग्रोथ है वो एक अलग एस्पेक्ट है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है हमें पूरा का पूरा। जो हमारा एफडीआई इन्फ्लोज आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, 2 तरह टेक्नोलॉजी होती है। एक तो हम इनोवेट करें वो उस पे फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और किसी भी डेवलप्ड नेशन के लिए आपको इनोवेशन और R&D पे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत होना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जब तक नहीं हो सकती तब तक आपके पास लोकल R&D पे आप एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो R&D सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज कल आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया R&D पे और नेक्स्ट डे उसके आउटकम आ जाए। लेकिन हमें चाहिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो हमें उसको इंपोर्ट करना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बहुत सारे एवेन्यूज़ देखना है। जैसे इसी इंडेक्स में जो एशिया पावर इंडेक्स में जो हमारा 3 वीकनेसेस इन्होंने हाईलाइट की हैं, जिनमें हम एक्चुअली जो अगर एशियन पावर इंडेक्स में देखें तो एक इसका मैट्रिक्स है जिसको कहते हैं पावर गैप मैट्रिक्स। तो पावर गैप मैट्रिक्स में जो पॉजिटिव पावर गैप कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है या सिंगापुर है, मलेशिया है और बहुत सारे साउथ कोरिया है, वो जितना उनके पास है, इसका स्लोगन होता है व्हाट वी हैज़ व्हाट वी डज। तो एक्चुअली जो हमारे पास है क्या उसके बराबर हम डिलीवर कर पा रहे हैं? तो बहुत सारे कंट्रीज जो उनके पास है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं एशिया में। लेकिन हमारा जो एस्पेक्ट है, जैसे हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में उन्होंने उनकी असेसमेंट ये है कि कम है। उनका असेसमेंट ये है कि इकोनॉमिक नेटवर्क हमारा जितना रिलेटिवली और कंट्री हैं जो एशिया के, उनका ज़्यादा इकोनॉमिक नेटवर्क है, हमारा उनसे कम है अभी प्रेजेंट में। डिफेंस नेटवर्किंग और कंट्रीज़ की ज़्यादा है, जैसे फिलीपींस, थाईलैंड, जो हमसे स्मॉल कंट्रीज़ हैं, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ अपना डिफेंस लोगों के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ये प्रैक्टिसेस करना, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करना या उनके साथ वो आर्म डील करना, वो डिफरेंट टाइप उनके जो एस्पेक्ट हैं। इकोनॉमिक हमने हालांकि अब हमारे 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने कर चुका है, और लेटेस्ट में इंडिया ने जैसे यूएई के साथ एग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया है, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव किया है, इंडिया उस लाइन की तरफ बढ़ रही है
तो ये सब हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो आपने कहा कि डिविडेंड के अलावा और चीज़ें, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए दूसरी फॉरेन कंट्री, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग है वो हमें वो ग्रोथ रेट अटेंड नहीं कर पाता। जैसे इकोनॉमिक्स में कैपिटल आउटपुट रेशो की कंसेप्ट होती है, जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग है उससे हम 8% 10% ग्रोथ रेट अटेंड नहीं कर सकते। हमें दूसरे कंट्रीज की सेविंग इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है एफडीआई इनफ्लोज में। उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी, जो आज की तारीख में बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो चाहिए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो ये हमें एडवांटेज देता है, लेकिन जब ये एडवांटेज अगर हमारा इक्वलाइज हो जाएगा विद अदर कंट्रीज, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब सस्टेन नहीं कर पाएंगे या हमारे वो नहीं होगा क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ में एक एस्पेक्ट ये है, एक एस्पेक्ट ये है। तो हाउ विल यू कंक्लूड मैम, प्रतिभा वासन जी? जी, आपने पूछा था कि सिर्फ डेमोग्राफी का ही रोल है या डेमोग्राफी का कम रोल था इस जो रैंकिंग हमने जंप किया 2024 में। उसका मेजर रोल तो आपका मिलिट्री और इकोनॉमी था। तो जो 2023 में G20 समिट होस्ट करना, या हमारा पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है, एब्सोल्युटली, या हमारा इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग रही हो एयरक्राफ्ट्स की, या हमारा स्पेस प्रोग्राम था, मिसाइल प्रोग्राम है, उन सब ने ये काम किया। जो इंडियन डायस्पोरा है, जो प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं या उनसे मिलते हैं, उन्होंने सॉफ्ट पावर इंक्रीज की, हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया। तो कई मिला जुला चीज़ों को ये मिलके बना था। चैलेंजेस जैसे सर भी अभी बता रहे थे, इसको अगर आगे सस्टेन करना है, या चाइना, चाहे यूएस की मेजर इन्फ्लुएंस है अभी भी, वो नंबर 1 पे है, लेकिन हमारे लिए सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर चाइना है। और चाइना और हम में एक बहुत बड़ा फ़र्क जो आएगा, या फ्यूचर में भी अगर हम इसको क्लोज करना चाहें, तो वो R&D और रिसर्च और इनोवेशन होगा। वो नई चीज़ें बनाते हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। और ग्लोबली R&D एक्सपेंसेस इंडियन कंपनीज में आप देखेंगे बहुत 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 कम है। तो उसको ऊपर ले जाना होगा। जो हमारी डाइवर्स इकोनॉमी है, डाइवर्सिटी है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ नेपाल या श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पर वही हमारे लिए नुकसान भी दे सकती है अगर हम सब एक साथ मिलकर रिफॉर्म्स में एक राय नहीं रखेंगे। तो आई थिंक अगर इस तरफ हम जाएंगे जो सरकार कर रही है, तो एक बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट मैं देखती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। प्रतिभा जी आपका, प्रोफेसर सत्येंद्र भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर शाहिद अहमद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे आज की पेशकश में इतना ही। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब। सेमीफिनाले 2 आज हम मिलेट्स के